रहते हैं। सुनील सिंघानिया साहब जुड़ चुके हैं। आप दोनों ने एक एम्प्लॉयर शेयर किया बहुत समय तक। सुनील जी, स्वागत है आपका। बताइए ऐसे कौन से 2 या 3 चीजें जो पिछले 30 साल में आपके काम आई इस लंबे सफर में, जहां पर अब आप सबसे ऊंचे पायदान पर खड़े हुए हैं? मधु ने काफी चीजें कह दी हैं और फ्रैंकली मैं और मधु साथ में इतने साल काम कर चुके हैं कि अभी विचार, हमारा रहन सहन और हमारे हाव भाव भी मिलने लग गए हैं। I think I spend more time with Madhu than I spend with my wife. But एक चीज जो है ना, एक हमें हरदम ये समझना चाहिए कि कोई भी सक्सेस के लिए टेलविंड होना बहुत जरूरी है। अगर जो बोलते हैं ना, अगर हवा का डायरेक्शन एक तरफ है, हम उसके अगेंस्ट में जाएंगे ना, तो कितना भी जोर लगा दो हम आसानी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये जो टेलविंड थी, वो जो 25-30 साल में इंडियन इकोनॉमी को जो टेलविंड मिली, उसका बहुत बड़ा फायदा मिला है सब इन्वेस्टरों को। और एटलीस्ट मेरा ये मानना है कि ये टेलविंड है ना, अभी शुरू हुई है। अभी आगे बहुत हमें ये टेलविंड का सहारा मिलने वाला है। आई थिंक इंडियन इकोनॉमी का बहुत बड़ा सहारा है, ग्रोथ बहुत अच्छी लग रही है और नए नए जो सेक्टर्स आ रहे हैं उसका भी हमें फायदा मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कि ये अपार्ट फ्रॉम हार्ड वर्क, पैशन, ऑनेस्टी, एक टेलविंड जो है उसका बहुत ही होना जरूरी है फॉर इक्विटी इन्वेस्टर्स टू बी सक्सेसफुल। और मैं ये इसके लिए कह रहा हूँ कि कभी कभी है ना, कोई शेयर सस्ते लगते हैं, कोई सेक्टर सस्ता लगता है, बट अगर वो सेक्टर में कितना भी आप एनालिसिस कर लो, अगर सेक्टर में हेडविंड है ना, तो फिर वो पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा एक ब्रॉड लेवल की समझ, ये तो ब्रॉड लेवल की समझ होना अति आवश्यक है। लगभग पिछले 25 साल से तो मैं सुनील जी को देख ही रहा हूँ, बहुत ही मेहनत करते हैं वो रिसर्च करने में और मल्टी बैगर्स ढूंढने में। इस शो का एक और खास अंग ये है कि हम लोग ये ढूंढने की चेष्टा करेंगे कि मल्टी बैगर्स के पीछे क्या साइंस है, क्या वो एक्चुअली साइंस है या आर्ट है, और किस तरीके से आपको रिसर्च करनी चाहिए कि आप शानदार मल्टी बैगर्स अपने पोर्टफोलियोज में जोड़ें। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं मधु जी। आपने अपने फंड मैनेजर के करियर के दौरान बहुत सारे मल्टी बैगर्स चूज किए और आपने जो फंड्स मैनेज किए उन्होंने शानदार रिटर्न दिया। ये बताइए कौन सी 3 ऐसी अहम चीजें हैं जो आप देखते हैं कंपनी में या मैनेजमेंट में या सेक्टर में जो आपको लगे अत्यंत आवश्यक है एक मल्टी बैगर की सोच के लिए? शैलेंद्र जी, मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा बिफोर योर क्वेश्चन कि ये रिलायंस म्यूचुअल फंड की जो सक्सेस थी ना, वो भी जैसे सुनील ने राइटली बोला, ये हमारी एक कॉम्बिनेशन की सक्सेस थी। एक राइट टाइम पे हम लोग सब एक छत के नीचे इकट्ठे हुए और हम लोगों ने एक बहुत जबरदस्त एक पैशन शेयर किया। और आज भी जब हम कहीं पे भी बात करते हैं, चाहे वो सुनील बात करे या मैं बात करूं, कभी हम ये नहीं बोलते हैं कि ये मैंने किया था। हम अभी भी यही बोलते हैं, हमने सबने मिलके किया था। तो जो भी स्टॉक्स भी हमने वहां निकाले थे, चाहे वो उसमें नाम मेरा लग जाए या सुनील का लग जाए या दूसरे और हमारे कलीग्स थे उनका। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए लग जाए। वो एक हमारी जो टीम की स्ट्रेंथ थी, वो दैट वाज द रियल सक्सेस रीजन फॉर रिलायंस म्यूचुअल फंड। सो आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई दैट पॉइंट। एंड विद दैट, सी हमेशा क्या होता है, आप देखिए, हाउ डू यू गेट मल्टी बैगर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस गेट दैट क्लियर। मेरा मल्टी बैगर का दो ही तरीके का से हो सकता है। एक, आप कोई ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करें, क्योंकि आप जैसे देखा ना, कोई भी कंपनी अगर 15, 20, 25% आरओई कमा रही है तो हम बोलते हैं कि वो बहुत अच्छी कंपनी है, राइट? अगर कंपनी की आरओई 15-20% है तो ऑब्वियसली वो अंडरलाइंग स्टॉक का रिटर्न वो आरओई से ज्यादा तो कंसिस्टेंटली नहीं हो सकता है। नहीं तो बिजनेसमैन बेवकूफ है जो खुद अपना धंधा चला रहा है और हमको उसमें कमाने को दे रहा है स्टॉक मार्केट में लेके, तो उसका अंडरलाइंग रिटर्न हमेशा उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट we get opportunities sometime to identify some things
जहां पे कि मल्टी बैगर या और बड़े रिटर्न की पॉसिबिलिटी रखती है। तो वो मल्टी बैगर मेरी समझ के हिसाब से 3 कारण से होते हैं। एक, अगर कोई आप ऐसा सेक्टर या कंपनी चूज कर लो जिसमें लास्ट 15 साल में परफॉर्मेंस तो अच्छी रही है पर रिटर्न नहीं बनी, फॉर वेराइटी ऑफ रीजंस आई एम सेइंग, यू नो, जैसे फॉर इंस्टेंस अगेन बिकॉज वी आर टॉकिंग प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पस, जैसे आप सपोज आज जब PSU सेक्टर है, कितनी सारी कंपनियां हैं जो 15 साल से प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट कमाते जा रही है पर उनका स्टॉक मार्केट का रिटर्न निगेटिव और निगेटिव होता जा रहा है। अब अपने को ये नहीं पता कि ये कब, अभी तो सब हेडविंड है जैसे सुनील ने बोला, पर ये कभी अगर टेलविंड में जनरेट होगी तो फिर ये शेयर 15-20% रिटर्न नहीं देंगे, ये शेयर बहुत बड़ा रिटर्न देंगे क्योंकि इन्होंने 15 साल तक के परफॉर्मेंस किया है पर उनका रिटर्न नहीं आया। तो दैट इज वन फैक्टर। सेकेंड थिंग इज, आप कभी कोई ऐसी कंपनी पकड़ लें जहां की अपने को लगता है कि कंपनी की ग्रोथ 15-20% होगी, 25% होगी, पर उसकी ग्रोथ हो जाती है 50% या 60%, जो मार्केट डिस्काउंट नहीं कर रहा होता है। तो मार्केट बहुत ज्यादा फिर उसको फ्यूचर में लेके जाता है और अपने को बहुत डिस्प्रपोर्शनेट रिटर्न फ्रंट एंड बेसिस पे मिल जाता है। जैसे टेक फॉर एग्जांपल, अगेन वी आर टॉकिंग फ्रॉम एजुकेशन पर्सपेक्टिव, टेक फॉर एग्जांपल लाइक आइशर मोटर, लाइक अब आइशर मोटर का किसी जमाने में 600 करोड़ का मार्केट कैप हुआ करता था जब हमने रिलायंस म्यूचुअल फंड में वो शेयर खरीदा। वो 600 करोड़ का मार्केट कैप हो गया 80,000 करोड़ रुपया इन मैटर ऑफ 6-7 ईयर्स। तो ये मल्टी बैगर हो गया। पर उसके बाद अभी नाउ स्टॉक इज कंसोलिडेटिंग, 5 साल हो गए, जो हाई अपन ने 5 साल पहले बनाया था वो हाई अभी तक निकला नहीं है। तो दैट इज द सेकंड रीजन व्हाई यू हैव रियल मल्टी बैगर रिटर्न। थर्ड is a technology breakthrough. So let us say you really got a sector or a company जिसने technologically breakthrough कर दिया, like people who invested in Google, now that became multi-bagger because it was a technology breakthrough. People who invested in Twitter, that became like a true multi-bagger. तो जब भी कभी आप इस सब्जेक्ट ऑफ मल्टी-बैगर को अप्रोच कर रहे हैं, आपको मेरे हिसाब से ये 3 या 4 लेंसेज से देखना पड़ेगा कि उस टाइप की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे प्रेजेंट कर रही है क्या, और उसके बाद फिर आपकी समझ वर्सेस व्हाट इज मार्केट एक्सपेक्टेशन। फिर अगर मार्केट ही बोल रहा है कि यू नो यहाँ से भी 10 गुना हो जाएगा तो नॉर्मली होता नहीं है। यू हैव टू बी अलोन व्हेन यू आइडेंटिफाई ए रियली बिग आइडिया ना, वेराइटी ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द टाइम शैलेंद्र जी आप अपने आप को अकेला पाओगे, क्योंकि उस समय गांव कन्विक्शन में नहीं रहता है। तो अगर आप 10 आदमी से बात करो और आपके पास कोई अच्छा आइडिया है और उसमें 10 में 9 आदमी मुंह फेर दे ना कि इसमें कुछ नहीं है, तो समझ जाना कुछ ना कुछ अच्छा आपके हाथ लग गया है। चलिए बढ़िया, ये तो बहुत ही शानदार आपने प्रैक्टिकल चेकलिस्ट दी मधु जी। लेकिन हमारे साथ रामदेव अग्रवाल साहब जुड़ चुके हैं और मैं ये मान के चलता हूँ कि पैनल पर जो हमारे साथ 3 लोग जुड़े हुए हैं वो भी ये मानेंगे कि जितने मल्टी बैगर्स रामदेव जी ने अपनी एक जिंदगी में ढूंढ लिए, और अभी तो बहुत लंबी जिंदगी बड़ी है, वो शायद बहुत लोगों की पोर्टफोलियोज में देखने को नहीं मिलते। अग्रवाल साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। चर्चा हो रही है कि मल्टी बैगर्स को कैसे ढूंढें, और आपसे बेहतरीन कोई इंसान जो एक चेकलिस्ट बताए, तो 3 या 4 बताइए ऐसे ठोस कदम जो आपको मल्टी बैगर्स में मिलते हैं अक्रॉस द बोर्ड। रामदेव जी, आपकी आवाज म्यूट पे है, यू कैन जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड कैन स्पीक। चलिए, जब तक ये टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व होती है दोबारा जुड़ते हैं सुनील जी से। सुनील जी, आपके मित्र मधु जी ने बताया 3 चीजें, रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी सॉरी, जबरदस्त ग्रोथ हो अगर 50 से 60%, सेक्टर और कंपनी में टेलविंड हो और वो हेडविंड हो और वो टेलविंड में तब्दील होती रही हो, और टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू। तो पहले 4 तो हमारे पास हैं। इन 3 के अलावा बताइए आप कौन सी ऐसी चीजें देखेंगे जो एक मल्टी बैगर को डिफाइन करेंगे। मेरे ख्याल से आप ज्वाइन तो हो लेकिन आपका म्यूट पे आ रहा है वो। मेरे ख्याल से आज टेक्निकल प्रॉब्लम्स जरा ज्यादा हो रही हैं। राकेश मेहता साहब से जुड़ते हैं। राकेश जी, आप पिछले 4 दशक से बाजार में हैं और एक से एक बेहतरीन कंपनी आपके सामने लिस्ट हुई। नाम लेते हैं HDFC बैंक का, ICICI बैंक का, मारुति, भारती एयरटेल।
ये सब आप ही के सामने लिस्ट हुई है। बताइए कुछ ऐसी चीजें जो आपने तब देखी हो और वो अब आपके सामने बहुत अच्छी तरीके से पेश आ रही हो, जिनकी वजह से निवेशकों ने इतना जबरदस्त पैसा कमाया है। शैलेंद्र जी, मैं आपको ये तो सब आपने जो स्टॉक बताए हैं ये फ्रंटलाइन के बताए। मैं आपको ऐसा आइडिया देता हूँ, जो मैंने जब पहले दिन स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया था, फर्स्ट डे 9 अगस्त 1992, जब मैं पहली बार रिंग में गया था तो मैंने कजरिया सिरेमिक 12 रुपए में खरीदा था। 12 रुपीज, 10 रुपीज पेड अप जी। तो मल्टी बैगर के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने इर्द गिर्द घूमते हैं। यू हैव टू आइडेंटिफाई, यू हैव टू हैव कन्विक्शन, you have to have a vision, to have a strong management capability of management. आप देखिए वो 12 रुपए 10 रुपीज पेड अप शेयर, today it is around 500 rupees, 1 rupee paid up, bonus, dividend, rights. So these are many cases like PI Industries, just for education purpose. 2006-7, it was 325 crore market cap. Today is 20,000, 21,000 crore market cap. So only the basic strength of the management, competitive advantage of the product, then you can see healthy earning growth. So these are the and these are the stocks. कहीं खोजने की जरूरत नहीं है अपने इर्द गिर्द, बस you have to keep your eyes open and conviction, strong conviction. I think जो मधु जी ने बोला कि आप अपने आप को अकेले पाओगे, जब आपको स्टार्ट करना है, you start it, definitely people will join you and then it will become a multi-bagger. There are many cases of like this. सुनील जी, मल्टी बैगर तो हमने ढूंढ लिया, ये सारी खासियत चीजें हमारे सामने आ चुकी। अब ये बताइए, इतने साल आप कैसे निवेशित रहे? कई मल्टी बैगर्स तो मुझे पता है, नाम मैं लूंगा नहीं, लेकिन वो आपके पोर्टफोलियो में मुझे हमेशा दिखे। क्या आपने सोचा कि आप इससे बाहर ना निकले? देखिए ऐसा है ना, अगर आपके हाथ में कोई विनर आ गया है और वो आपका जो हाइपोथेसिस था वो स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, वो बरकरार है, इनफैक्ट स्ट्रेंथन होते जाता है, तो उसको बेच के दूसरे में जाने का कोई फायदा नहीं है। आई थिंक वी ऑलवेज मेक अ मिस्टेक। रोज हमें कुछ नया इन्वेस्टमेंट करना रहता है, वो एक चार्म रहता है कि इसको बेच के और कुछ ले लेते हैं। ये हम नहीं देखते हैं कि जब अगर बाजार बढ़ता है तो सब कुछ ही बढ़ जाता है। तो आई थिंक एक जो है ना, जब तक आपका हाइपोथेसिस कायम है, जब तक कंपनी में ग्रोथ आ रही है, तब तक वो कंपनी में बने रहिए। उसमें आपका स्ट्रेस भी कम है, वो जानी पहचानी कंपनी है, आपकी रिसर्च हुई कंपनी है, आपकी समझी हुई कंपनी है। उसमें आपको जो कन्विक्शन है वो साल भर साल उसको कन्विक्शन और गहरा होते जाता है। आई थिंक इफ यू आर जस्ट पेशेंट एंड अवे फ्रॉम डे टू डे प्राइस, देखो कोई भी शेयर है ना, 10 का 1000 ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा, वो 10 का 50 होगा, 50 का फिर 40 होगा। ये कार्डियोग्राम है, ये ऊपर नीचे होते रहेगा। अगर फ्लैट लाइन हो गई ना तो मानी मर गया आदमी। तो ये कार्डियोग्राम ऊपर नीचे होते रहेगा। वैसे ये शेयर के भाव भी हैं, बट अल्टीमेटली जब तक आपका फंडामेंटल कन्विक्शन बरकरार है, तब तक आपको कोई बेचने की जरूरत नहीं है। खाली मैं एक कहना चाहूंगा, मल्टी बैगर के जब ये सिलसिला चल रहा है, बातचीत चल रही है, व्हाट इज प्राइस? प्राइस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अर्निंग एंड पी, EPS एंड पी। EPS इज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, तो अर्निंग कैपेसिटी बरकरार रहनी चाहिए, और पी परसेप्शन है। मल्टी बैगर कब बनता है? जब बोथ अर्निंग और परसेप्शन बढ़ता है। वही कंपनी जो 5P में है वो 50P हो जाती है। और काफी कंपनियां जो हम डिस्कस कर रहे हैं जो 50 गुना 100 गुना हो गई है, उसमें आप देखिए कंपनी की पी जब शुरू हुई थी कंपनियां तब 5 थी और बाद में 50 हो गई। तो अर्निंग 5 गुना होती है, परसेप्शन 10 गुना हो जाता है, और तभी जाके शेयर 50 गुना होता है। तो आई थिंक जैसे जैसे लोगों को कन्विक्शन आएगा वैसे वैसे पी भी बढ़ेगी। अगर आपको कन्विक्शन होगा पहले तो आप सस्ते पी में भी खरीदोगे, और मल्टी बैगर उसी से बनेगा। चलिए